गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोग मुझसे कह रहे हैं, सर आपने सैपियंस बुक को शुरू किया था, 2 बार आपने बताया हमें 2 एपिसोड में, उसके बाद आप बताना बंद कर दिया। आप सिर्फ नीट 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 की बातें कर रहे हैं। अब 8 जुलाई को सब चीज़ें साफ़ हो ही जाएंगी, कोर्ट अपना डिसीजन ले ही लेगा, तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। हमने अपने एंड से जो है वो क्रैश कोर्स सबके लिए ओपन कर दिया है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल। तो कम्युनिटी पोस्ट देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल पे जाके, जो बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन का यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाके कम्युनिटी पोस्ट देख लीजिएगा। उस पोस्ट को मैं अपने यहाँ भी शेयर कर दूंगा। जिन बच्चों ने देखो बेटा, है ना, सिंपल सी बात है कि मान लो संभावनाएं पूरी ये हैं कि रीनीट होगा, लेकिन यदि मान लो किसी कारण से कैंसिल भी होता है तो पढ़ना बुरा थोड़ी ना है। यदि मान लो ठीक है, क्योंकि यदि अचानक से डेट दे दी तो फिर दिक्कत वाला काम हो जाएगा, ठीक है ना। अभी भी सिचुएशन जो है वो अखबार, सब चीज़ें, मीडिया सब तो चाह रहा है कि चीज़ें दोबारा हों, लेकिन बॉल जो है वो कोर्ट के पाले में है, तब कोर्ट ही डिसाइड करेगा सब चीज़ों को, ठीक है। पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि अचानक से लोग बता रहे हैं कि बहुत सारे टीचर्स, एजुकेटर जो इस मुद्दों पर बोल रहे थे, उन्होंने अपने वीडियोस हटाना शुरू कर दिए हैं और वो सब वीडियो प्राइवेट कर दिए, कई वीडियो उन्होंने। क्या ये सच है? यदि सच है तो उसके पीछे कारण क्या है, तो मुझे बताइएगा जरूर, आपको मालूम चले तो, कि मुझे अभी तक कोई चीज़ ऐसी समझ में नहीं आई कि क्यों हम कोई चीज़ को बोलने से, या अभिव्यक्ति जो है ना, राइट टू एक्सप्रेशन जो है ना, वो हमारे पास तो है ना, ठीक है, कि हम किसी चीज़ का विरोध कर सकते हैं, गलत का विरोध कर सकते हैं, ठीक है, गलत जो लग रहा हो उसका विरोध कर सकते हैं। सामने वाले यदि व्यक्ति को यदि सफाई अपनी देता, अपनी सफाई दे, उसके स्वतंत्र है वो व्यक्ति, ठीक है। चलिए, हम बुक में आज कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने देखा था कि जो ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन हुआ, उसमें ब्रेन जो है उसको बड़ा इम्पोर्टेंस दिया नेचर ने जो है वो बाकी एनिमल्स में ऐसा नहीं किया, पर ह्यूमंस का ब्रेन जो है वो एक प्रकार से एनर्जी लेने वाली बड़ी मशीन के समान डेवलप हुआ। मतलब कि बॉडी का अधिकांश हिस्सा जो है वो, हम जब हमारे रेस्टिंग स्टेज में भी होते हैं तो 25% तक का फूड जो है ब्रेन हमारा यूज़ कर रहा होता। बाकी एनिमल्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। मसल्स की कॉस्ट पर ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। Today, our big brains pay off nicely because we can produce cars and guns that enable us to move much faster than chimps and shoot them from a safe distance instead of wrestling. आज हमारे ब्रेन ने हमको जो है वो बहुत कुछ दिया है। हम जो है वो ऐसी कारें और ऐसी बंदूकें बना सकते हैं जो चिंपैंजी की तुलना में जो है वो तेज चल सकती हैं, और उनको हम दूर से शूट कर सकते हैं, ठीक है, बजाय लड़ने के बजाय। क्योंकि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि चिंपैंजी से, जिससे हम इवॉल्व हुए हैं, उससे हम लड़ नहीं सकते, वो हमको 2 हिस्सों में बांट देगा वो, ठीक है, इतना पावरफुल होता है। बट कार्स एंड गन्स आर रिसेंट फ्रॉमना। हालांकि कार और गन जो है वो आधुनिक घटनाएं हैं। For more than 2 million years, human neural network kept growing and growing, but apart from some flint knives and pointed sticks, human had precise little to show for it. वो कहते हैं कि ये तो नई घटना है, कार और गन का आना, लेकिन तकरीबन 2 मिलियन ईयर्स से मनुष्य का ब्रेन लगातार इवॉल्व होता चला गया, और कोई भी बड़ा ऐसा हुनर देखने को नहीं मिला हमें, सिर्फ कुछ छोटे मोटे हथियार बनाने को लेकर, है ना, कि नुकीली छड़ियाँ बना ली हमने, पत्थर जोड़ लिए उसमें, छोटे चाकू पर पत्थर के चाकू बना लिए हमने, उसके अलावा कुछ बड़ा हमको देखने नहीं मिला। वॉट then draw forward the evolution of a massive human brain during those 2 million years, frankly we don't know. हम अभी तक ये नहीं समझ पाए कि इवोल्यूशन ने जो है वो 2 मिलियन वर्ष तक ह्यूमन ब्रेन को लगातार लगातार डेवलप क्यों किया उसने, जबकि उसका कोई इंपॉर्टेंस उस समय तक सामने नहीं आ पा रहा है। वो क्या लिखते हैं, युval नोआ हरारी लिखते हैं कि हम जानते नहीं इसके बारे में कैसा क्यों हुआ। अनदर सिंगुलर ह्यूमन ट्रेट इज दैट वी वॉक अपराइट ऑन 2 legs। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट ह्यूमन ट्रेट ये कि हम 2 पैरों पर चल सकते हैं। स्टैंडिंग अप, इट्स ईजियर टू स्कैन द सवाना ऑफ फॉर गेम एंड एनिमीज, एंड आर्म्स दैट आर अननेसेसरी फॉर लोकोमोशन आर फ्रीड फॉर अदर पर्पजेज लाइक थ्रोइंग स्टोन्स एंड सिग्नलिंग। वो कहते हैं जहाँ पर ह्यूमन का उदय हुआ, सवाना के जंगल, सवाना मतलब होता है बड़े बड़े ग्रासलैंड जहाँ पे कुछ बिखरे हुए ट्री होते हैं, वहाँ पर इंसान के 2 पैरों पे खड़ा होने से वो दूर तक वो देख पा रहा था, इशारे कर पा रहा था, वो हाथ में पत्थर ले पा रहा था वो, ठीक है, क्योंकि वो जो खड़ा हो गया 2 पैरों पे, तो आगे वाले जो पैर थे वो किसी काम के बचे नहीं, फ्री हो गए वो, तो उसने दूसरा यूज़ करना शुरू किया। और ये हाथ पत्थर फेंकने के काम आए, एक दूसरे को इशारे करने के काम आए। द मोर थिंग्स दीज हैंड्स कुड डू, द मोर सक्सेसफुल देयर ऑनर्स वेयर। सो इवोल्यूशनरी प्रेशर
brought about an increasing concentration of nerves and finely tuned muscles in the palm and fingers. कहते हैं कि जितना अधिक हम हाथों से काम ले रहे थे उतना अधिक हम जो है वो चीज़ हम अपने जो पाम से फिंगर से उंगलियां हैं हमारी, जो हमारा हथेली है, उसके मसल्स को फाइन ट्यून कर रहे थे, उसके नर्व को हम फाइन ट्यून कर रहे थे, है ना। मतलब ये है कि हमारा प्रिसीजन इवोल्यूशन के दौरान हमारा प्रिसीजन, हमारा जो है वो कलात्मकता जिसको बोलते हैं, जिसमें हम और बेहतर चीज़ें कर सकते हैं, वो हमारा डेवलप हो रहा था हमारे नर्व्स के डेवलपमेंट से, जो हमारे हैंड्स में हुआ, फिंगर्स में हुआ, मसल डेवलपमेंट से। As a result, humans can perform very integrated tasks with their hands. In particular, they can produce and use sophisticated tools. The first evidence for tool production dates from about 2.5 million years ago, and the manufacture and use of tools are the criteria by which archaeologists recognize ancient human. वो कहते हैं कि जैसे हमारे हाथ डेवलप होना शुरू हुए, हमने और बेहतर जो है वो हथियारों को बनाना सीखा, हम उनका और बेहतर यूज़ कर पाए, हमने सोफिस्टिकेटेड टूल्स बनाए। कहते हैं पहली बार जो पत्थरों से हथियार बने या जो हथियार इंसान ने बनाए, उसका एविडेंस आज के 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 25 लाख वर्ष पहले का मिलता है। और यही वो कैरेक्टर है जिससे आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो समझ पाते हैं कि ये एंशिएंट ह्यूमन रहे होंगे। जो टूल्स का यूज़ कर रहा है उसको ह्यूमन की कैटेगरी में डाला गया। येट वॉकिंग अपराइट हैज़ इट्स डाउनसाइड, हालांकि सीधे खड़े होकर चलना उसका अपने भी नुकसान थे। द स्केलेटल ऑफ आवर प्राइमेट एंसेस्टर डेवलप्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स टू सपोर्ट ए क्रिएचर दैट वॉक्ड ऑन ऑल फोर्स एंड हैड रिलेटिवली स्मॉल हेड। हमारा जो स्केलेटल जो मिलियंस ऑफ ईयर में डेवलप हुआ था हमारे प्राइमेट से, पूर्वजों से, वो वैसा था, 4 पैरों पर चलने के लायक था, छोटा सिर था हमारा। जब हम अपराइट पोजिशन में हुए, एडजस्टिंग टू एन अपराइट पोजिशन was quite a challenge, especially when the scaffolding had to support a large, very extra large cranium. Humankind paid for its lofty vision and industrious hands with backache and stiff neck. वो कहते हैं कि जैसे हम जो है वो सीधे पैरों पे खड़े हुए तो हमको कुछ कीमतें चुकानी पड़ी। उसमें ये हुआ, एक बड़ा चैलेंज ये हुआ कि हमारा जो ब्रेन था वो लगातार धीमे धीमे इवॉल्व कर रहा था, तो ब्रेन का साइज़ बड़ा था, हमारा वजनदार था, उसको संभालने के लिए जो है वो पूरा का पूरा हमारा स्केलेटल जो है वो मॉडिफाई हुआ, ठीक है। उसके अलावा वो कहते हैं कि हम जो है हमने जो हमारे जो विज़न है, हमारे जो फ्री हैंड्स है, उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है कि इंसानों में कमर दर्द की प्रॉब्लम कॉमन रहती है, बैकएक की प्रॉब्लम कॉमन रहती है, क्योंकि बॉडी वेट जो है वो बैकबोन पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। हमारी नेक जो होती है वो भी स्टिफ रहती है कई बार। वुमेन पेड एक्स्ट्रा, महिलाओं को थोड़ी और अधिक कीमत चुकानी पड़ी। एन अपराइट गेट रिक्वायर्ड नैरोअर हिप एंड कॉन्स्ट्रक्टिंग द बर्थ कैनाल। हुआ ये कि जैसे आप 2 पैरों पे खड़े हुई महिलाएं, तो हुआ ये कि जो हिप को नैरो रखना पड़ा ताकि वो बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखे, इससे बर्थ कैनाल नैरो हो गई। एंड दिस जस्ट व्हेन बेबीज हेड वेयर गेटिंग बिगर एंड बिगर। और इस समय ब्रेन चूंकि बेबीज़ का भी डेवलप हो रहा था, तो बात ये हुई कि बर्थ कैनाल नैरो हो गई, हिप नैरो हो गए, कंस्ट्रक्टर हो गए हिप, लेकिन बेबी का साइज का हेड का साइज बढ़ रहा था। डेथ इन चाइल्ड बर्थ बिकम ए मेजर हैजार्ड फॉर ह्यूमन फीमेल। परिणाम ये हुआ कि बच्चों को जन्म देते समय कई सारी महिलाओं की डेथ की जो है वो डेथ हुई, मतलब मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बढ़ने लगा दूसरे एनिमल्स की तुलना में। वुमेन्स गेव बर्थ अर्लियर, महिलाओं ने बच्चों को जल्दी जन्म दिया। व्हेन द इन्फेंट्स ब्रेन एंड हेड वेयर स्टिल रिलेटिवली स्मॉल एंड सपल, फेयर्ड बेटर एंड लिव्ड टू हैव मोर चिल्ड्रन। अब देखिए सिंपल सी बात ये है कि इस सब का परिणाम ये हुआ कि बच्चा पूरा डेवलप होने के पहले ही जो है बच्चे को जन्म देना पड़ा। कारण ये है कि वो अदरवाइज बर्थ कैनाल से बाहर नहीं निकल पाता वो। अब देखिए मज़े की बात ये कि यदि गाय का बच्चा होता है, ऊँट का बच्चा होता है, किसी का बच्चा होता है, जन्म लेके थोड़े समय के बाद वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और वो दूध पीने लगता है अपना, और थोड़े ही दिनों में वो एकदम इंडिपेंडेंट हो जाता है। जबकि ह्यूमन बेबी को आपको बहुत दिन तक जो है वो, मतलब तकरीबन कई महीनों तक उसको जो है आपको बहुत संभाल के रखना पड़ता है, और वो अपने पैरों पे चल ले, अपना काम खुद कर ले, इस लायक सक्षम नहीं होता, क्योंकि वो प्री मैच्योर उसका जन्म होता है, और ये नेचर है। नेचुरल सिलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंटली फेवर्ड अर्लियर बर्थ। अब हुआ ये कि नेचुरल सिलेक्शन में ये हुआ कि जल्दी जन्म लेने को, मतलब इसका मतलब ये कि ड्यूरिंग ह्यूमन इवोल्यूशन जो गेस्टेशन पीरियड था वो कम होने लगा।
natural selection consequently favored earlier birth, and indeed, compared to other animals, humans are born prematurely when many of their vital systems are still underdeveloped. परिणाम ये हुआ इसका कि इंसानों का जन्म समय से पहले होने लगा, जबकि उनके कई सारे वाइटल ऑर्गन पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाए थे. ए कोल्ट कैन ट्रॉट शॉर्टली आफ्टर बर्थ. ए किटन लीव्स देयर इट्स मदर टू फॉरेज ऑन इट्स ऑन व्हेन इट्स जस्ट ए फ्यू वीक ओल्ड. वो कहता है कि बाकी दूसरा एनिमल जो है वो जन्म लेने के थोड़े समय के बाद ही उनके बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. ह्यूमन बेबीज आर हेल्पलेस. मनुष्य के बच्चे हेल्पलेस होते हैं, ठीक है. डिपेंड्स ऑन फॉर मेनी अदर फॉर देयर एल्डर्स फॉर सस्टेनेंस, प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन. और उनको अपने जो है वो बड़ों पर निर्भर रहना पड़ता है अपने जीवित रहने के लिए, शिक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए. This fact has contributed greatly both to humankind's extraordinary social abilities and to its unique social problems. Lone mothers could hardly forage enough food for their offspring and themselves, with needy children in tow. Raising children required constant help from other family members and neighbors. वो कहते हैं कि इसने ये जो फैक्ट था कि समय से पहले बच्चों का जन्म होने लगा उन और अब जो है बच्चों को बहुत ध्यान रखना पड़ा, तो इसने क्या किया, इसने सोशल एबिलिटीज़ को डेवलप किया मैनकाइंड में. मतलब हुआ ये कि जिन माँओं ने बच्चों को जन्म दिया, अब वो उनको खाने पीने के लिए, ढूंढने जाने के लिए उतना उनको वक्त नहीं मिल पाता था और बच्चे के साथ ये सब करना बड़ा मुश्किल काम था, ठीक है. तो इसका मतलब है कि उन्हें जो है वो अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए परिवार की आवश्यकता पड़ी, उनको पड़ोसी की आवश्यकता पड़ी. It takes a tribe to raise a human. Evolution thus favored those capable of forming strong social ties. अब इवोल्यूशन में क्या हुआ, एक दूसरा एस्पेक्ट आके जुड़ गया सोशल इवोल्यूशन का, कि अब जो है लोग परिवार बना के रहने लगे. धीमे धीमे हुआ ये कि सोशल टाइज की लोग एक दूसरे का ध्यान रखें, ये जरूरी हो गया था बच्चों के लिए. In addition, since humans are born underdeveloped, they can be educated and socialized to a far greater extent than any other animal. अब मज़ेदार बात यह है कि चूँकि ह्यूमंस जो है प्री मैच्योर जन्म हुआ था तो उनके न्यूरॉन्स डेवलप हो ही रहे थे, तो उनको ट्रेन करना आसान था. वो कच्ची मिट्टी के समान थे कि उनको आप किसी भी रूप में मोल्ड कर सकते हैं. बाकी एनिमल जो है वो उनका पूरा नर्वस सिस्टम डेवलप होकर आता है. तो हुआ ये कि इंसान को ट्रेन करना कंपैरेटिवली आसान हो गया. मोस्ट मेंबर्स इमर्ज फ्रॉम द बॉम्ब लाइक ग्लेज्ड अर्थन वेयर इमर्जिंग फ्रॉम द क्लीन एंड एट एनी अटेम्प्ट टू रिमोल्डिंग विल ओनली स्क्रैच और ब्रेक देम. अधिकांश जानवरों का जन्म जो होता है वो बिल्कुल ऐसे पके हुए घड़े के समान होता है. यदि आप कुछ चेंज करोगे उसमें तो घड़ा फूट जाएगा वो, या उसमें स्क्रैच आएगा, ठीक है. मतलब वो पूरी तरीके से डेवलप होकर ही जिनका जन्म होता है. ह्यूमंस इमर्ज फ्रॉम बॉम्ब लाइक ए मोल्टन ग्लास फ्रॉम ए फर्नेस. इंसान का जन्म पिघले हुए कांच के समान होता है. दे कैन बी स्पन, स्ट्रेच, शेप्ड विथ सरप्राइजिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम. उनको हम कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं इंसान को. This is why today we can educate our children to become Christians or Buddhist, capitalist or socialist, warlike और peace loving. हम अपने बच्चों को किसी भी रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं. हम उनको कोई धर्म सिखा सकते हैं, उनको हम जो है कोई अर्थव्यवस्था सिखा सकते हैं, उनको हम वॉर करने वाला बना सकते हैं, पीस लविंग बना सकते हैं. ये सब डिपेंड करता है हमारी ट्रेनिंग पर और एजुकेशन पर. मतलब इंसान को एजुकेट करना आसान इसलिए हुआ कि उसका प्री मैच्योर जन्म हुआ. यदि हम भी बाकी एनिमल के साथ मैच्योर जन्म होता है तो शायद हम वैसे ही घूम रहे होते हैं, हमको कोई ट्रेन नहीं कर पाता. एक लेवल के बाद ट्रेनिंग करना मुश्किल है. जैसे जैसे बहुत अधिक उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सीखना भी जो है वो कम होने लगता है, ठीक है ना. न्यू स्किल अचीव करना मुश्किल होता है. हालांकि इंसान ने बहुत सारी लिमिट्स को इसमें क्रॉस किया हुआ है, लेकिन एक इन जनरल बात ऐसा है, ठीक है. चलिए आज इतना ही देखेंगे इसमें हम. बहुत मज़ेदार बुक है. मतलब आप इस बुक को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा, सीखने मिलेगा इंसान के बारे में. हमारे अभी तो इसमें इवोल्यूशन की कहानी चल रही है. मतलब ये जो पहला चैप्टर है वो है एन एनिमल ऑफ नो सिग्निफिकेंस. एक ऐसा एनिमल जिसका कोई महत्व नहीं है, उसके बारे में बात चल रही है और ये कैसे इतना इंपॉर्टेंट एनिमल बन गया. चलिए सैपियंस बुक को कंटिन्यू रखेंगे. बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ जानने मिलेगा नया. मुझे मालूम है कि बुक सीरीज को लोग उतना पसंद नहीं करते, उतना लोगों की उनको लगता है कि किताब ही तो पढ़ रहा है कि है ना, और सर बुक ही तो बता रहे हैं तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है. तो क्योंकि मैंने देखी काफ़ी कम व्यूज़ होते हैं इन चीज़ों के, लेकिन चलिए जो देख रहे हैं कम से कम उन लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़, और मेरे लिए भी कुछ नया है इसके. और पता हो मेरे बच्चे जो है वापस से जो है वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए, ठीक है. उनको भोपाल रास नहीं आया. और सबसे बड़ी बात ये कि बच्चे तो बॉम्बे शिफ्ट हो गए लेकिन पिताजी भोपाल शिफ्ट हो गए, है ना. प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास में
जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका बच्चों के, वो बच्चे भी तो मेरे ही बच्चे जो पढ़ने यहाँ पे आए। तो अभी मेरी लाइफ 2 हिस्सों में बढ़ गई, वीकेंड मेरा मुंबई में, वीकडेज मेरे भोपाल में, ठीक है। तब लाइफ में वो अप एंड डाउन शुरू हो गया, बॉम्बे टू भोपाल, भोपाल टू बॉम्बे, ठीक है। अब चलता रहेगा ये पूरे जब तक ये बैच चलेगा तब तक मेरी जिम्मेदारी है, तो इस बैच का मुझे बहुत ध्यान रखना है। वॉरियर बैच के बारे में मैं आपको बहुत जल्दी हम लोग लाइव सेशन करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। फोकस बैच के बारे में, वॉरियर बैच के बारे में। तो कई बच्चों ने पूछा सर 400 नंबर से कम है तो क्या एडमिशन मिलेगा? देखो बेटा, फोकस बैच के 2 फॉर्मेट है। एक फॉर्मेट फोकस बैच का वो है अपना ऑनलाइन। फोकस बैच के ऑनलाइन फॉर्मेट में कोई भी जुड़ सकता है। फोकस बैच के ऑनलाइन जो लाइव स्ट्रीम होगा क्लास का, उसमें कोई भी जुड़ सकता है। फोकस बैच का वो फॉर्मेट जो ऑफलाइन है, वॉरियर्स के नाम से पैकेज, 2 पैकेज है फोकस बैच में, एक रेगुलर पैकेज है, एक वॉरियर पैकेज है। वॉरियर अलग से बैच नहीं है, वो फोकस बैच का एक पैकेज है। तो उसमें जो बच्चा जुड़ेगा उसको 400 नंबर से ऊपर उसके होना जरूरी है, तभी एडमिशन मिलेगा। क्योंकि फीस में 10 टाइम का अंतर है, फीस में लगभग 10 गुने का अंतर है दोनों बैच के बीच में। और प्लस पॉइंट यही है कि जो बच्चा क्लासरूम में आके पढ़ेगा वो ऑफलाइन क्लास में पढ़ेगा, और उसको वो सारी फैसिलिटी जो ऑफलाइन की होती है वो मिलेंगी, साथ में ऑनलाइन का पूरा एक्सेस मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे उसको, सब मिलेगा उसको वहाँ पे। तो एवरीथिंग है ना, स्टडी पैकेज, किट और टीचर से इंटरेक्शन, स्टडी जोन का एक्सेस सब मिलेगा उसको, जो बच्चा फोकस बैच का ऑफलाइन पढ़ेगा। लेकिन उसमें सीटें एकदम लिमिटेड है, उसमें सिर्फ 150 सीटें हैं, और उन 150 सीट के लिए हम जो है 400 नंबर से कम वाले बच्चे का एडमिशन नहीं लेंगे, जिसका चाहे नीट 24 के इस एग्ज़ाम का स्कोर हो, ठीक है ना। तो वो कंपलसरी चीज़ है बेटा वो, ठीक है ना। और जो ऑनलाइन फोकस बैच का, उसमें कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। कई बच्चों ने पूछा है कि सर इसकी फ़ीस क्या होगी, लॉयल्टी डिस्काउंट रहेगा क्या इसमें? बिल्कुल लॉयल्टी डिस्काउंट रहेगा इसमें। ऑनलाइन में 1500 रुपीज़ का लॉयल्टी डिस्काउंट जो सब बैच में चलता है वही रहेगा। ऑफलाइन के अंदर जो है पूरा जो फीस अपने टारगेट बैच में, फोकस बैच में जो रेगुलर फीस, देखो बेटा प्राइम और प्राइम प्लस में दूसरे खर्चे होते हैं, उनका चार्ज होता है। तो जो रेगुलर फीस होती है 5, जो जीएसटी काटने के बाद बचती है 5,000 रुपये के आसपास, 5,900 5,800, वो एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। उतना फीस जो है वो आपका माइनस हो जाएगा। फीस का अंतर लगभग 10 टाइम का है फोकस बैच में। जैसे फोकस बैच का फीस जहाँ तक मुझे पता है कि इंक्लूसिव जीएसटी सब करके जो है वो तकरीबन 9,000 रुपीज़ के आसपास है, 9,999 या 9,000 या 10,000 के आसपास है। और फोकस बैच जो आपका वॉरियर इसके अंदर है, उसका फीस जो है वो तकरीबन जो है वो 1 लाख के आसपास फीस है, 99,000 के आसपास फीस है उसका। लेकिन अच्छा खासा डिस्काउंट है फीस में, डिस्काउंट नहीं बोलूँगा, स्कॉलरशिप उसमें, मतलब आपको उसमें ट्यूशन फ़ी जो है वो उसमें 100% तक स्कॉलरशिप आपको अवेलेबल है। 100% स्कॉलरशिप अवेलेबल है जिन बच्चों के 600 नंबर या उसके ऊपर नंबर हैं और तैयारी करना चाहते हैं फोकस बैच के ऑफलाइन में। 100% स्कॉलरशिप ऑन ट्यूशन फ़ी का, एक है रजिस्ट्रेशन फ़ी और एक है ट्यूशन, मेजर कंपोनेंट ट्यूशन फ़ी का। तो ट्यूशन फ़ी पूरा 100% जो है वो कम रहेगा जिन बच्चों के 600 या उसके ऊपर मार्क्स हैं और जिनको तैयारी करना है, ठीक है। जिन बच्चों के 550 मार्क्स हैं या उसके ऊपर मार्क्स हैं उनको 75% तक स्कॉलरशिप है। तो वो पूरा फिगर आपको बता देंगे। तो अच्छा खासा स्कॉलरशिप जो है वो नीट के स्कोर के आधार पर है फोकस बैच के ऑफलाइन में, लेकिन वो सब लिमिट सीट भरने तक ही है, एक्स्ट्रा बच्चे नहीं ले पाएंगे, ओनली 150 स्टूडेंट्स के अंदर रहेंगे, ठीक है। तो मोर डिटेल्स के लिए आपको हम एक लाइव सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें आपको हम पूरा डिटेल्स प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।